हेलो स्टूडेंट, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम डायरी के पन्ने पाठ का सार पढ़ेंगे। इसकी लेखिका एन फ्रैंक है। पाठ का सारांश पढ़ने से पहले हम एन फ्रैंक के बारे में जानेंगे। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। इनकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई। सन 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्मों, नाटकों और धारावाहिकों इत्यादि का निर्माण हो चुका है। अब हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। यह डायरी डच भाषा में 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यह द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह जो डायरी है इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी भी इतिहासकार की निगाह से नहीं बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से पूरी तरह से अछूती भी है। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमलों का डर, पकड़े जाने का डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। अकल्पनीय यातनाएं वे यातनाएं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सके। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर अपने जीवन की रक्षा की। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक का परिवार था और दूसरा वान दंपति। एन ने गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर ये लोग पकड़े गए। 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करके इस डायरी को लिखा है, जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। लेखिका ने बताया कि इस दिन 8 जुलाई के दिन एन फ्रैंक गुप्त आवास पर जाने के विषय में लिखती है। उसकी बड़ी बहन जो एएसएस से बुलावा आने पर घर के लोग गुप्त आवास पर जाने की तैयारी करते हैं। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने बैग को अजीबोगरीब चीजों से भर डाला था। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियों पोशाकों को तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। एन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं। अगले दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। यह गुप्त आवास उसके पिता का ऑफिस है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। यह भवन गोदाम के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ इलायची, लौंग आदि मसाले पीसे जाते हैं। गोदाम के दरवाजे पर सटा हुआ बाहर का दरवाजा है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचने पर एक और द्वार है, जिस पर शीशे की खिड़की है, जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर कार्यालय लिखा है। इसी कमरे में दिन के समय
मिएप व मिस्टर क्लीमैन काम करते हैं। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधियारे में से युक्त एक छोटा सा कमरा है जो बैंक ऑफिस है। यही मिस्टर डॉलर व चांदान बैठ। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे में दूसरी मंजिल का रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। इस दिन एन गुप्तवास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुँचने पर उसकी माँ व बहन बुरी तरह थक जाती है। एन और उसके पिता अब नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे भी बुरी तरह से थक जाते हैं। बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत भी नहीं होती कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। वह बताती है कि इन दिनों वे बिजली और राशन ज्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें और किफायत करनी होगी ताकि बिजली का कट न लगे। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे समय में वे हरकतें विभिन्न प्रकार की करते थे और अपने समय को गुजारते थे। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते थे। अंधेरा होने के कारण पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झांक कर लेते थे। लेखिका डसेल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती है। वह उनके अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती। वे चुगलखोर हैं। वे सारी बातों की रिपोर्ट उसकी मम्मी को दे देते हैं और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते हैं। कभी कभी मिसेज मान 5 मिनट बाद उसे बुलवा लेती है। हर समय डांट फटकार, धुतकारा जाना आदि झेलना आसान नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कार्यों के बारे में सोचती है तो उसे हंसी व रोना दोनों आते हैं। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है। एन बताती है कि तुर्कों के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम लौट रहे थे। इससे कालाबाजारी को झटका लगेगा। साथ भूमिगत लोगों को भी नुकसान होगा क्योंकि वे। एन बताती है कि हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि टर्की इंग्लैंड के साथ मिल गया है, परंतु दुख का समाचार यह है कि 1000 गिल्डर का नोट अवैध मुद्रा घोषित किया जा चुका है। अगले हफ्ते तक 500 गिल्डर के नोट भी अवैध घोषित हो जाएंगे। इन नोटों को बदलने के लिए जरूरी है कि उनका प्रमाण दिया जाए। जो लोग ब्लैक मार्केट का धंधा करते हैं उनके लिए तो यह मुसीबत बन गई क्योंकि उन लोगों के पास अपने धन का कोई हिसाब किताब नहीं होता। गिएज एंड कंपनी के पास जो 2000 गिल्डर के नोट थे वे अगली अदायगी में खर्च किए जा चुके थे, इसलिए अभी चिंता की कोई बात नहीं है। हमने रेडियो पर घायल हिटलर उनके साथियों की बातें सुनी तो अपने घावों की चर्चा कर रहे थे। वे अपने जख्म दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। उनमें से एक हिटलर से हाथ मिलाने को इतना उत्साहित हो रहा था कि बोल भी नहीं पाया। मिसेस डसेल के साबुन पर मेरा पैर पड़ गया जिससे वह साबुन पूरी तरह नष्ट हो गया। उन्हें प्रति माह घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती थी। मैंने अपने पापा से कहा कि उस साबुन की भुगताई कर दें। पिछले कुछ सप्ताहों से उसे परिवार के वंश वृक्षों, राष्ट्रीय परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई। वह मेहनत से स्कूल का काम करती। वह रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती। वह रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती थी। मिस्टर कुंगलर उसके लिए सिनेमा एंड थिएटर पत्रिका लाते हैं। परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। बेब शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती है तो उसे पहले ही फिल्म के मुख्य नायकों नायिकाओं के नाम और उसकी समीक्षाएं बताती है। मम्मी कहती है कि उसे सब याद है इसलिए उसे फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। अब वह नहीं केश सज्जा बनाकर आती है तो सभी कहते हैं कि वह फिल्म स्टार की नकल कर रही है। वह कहती है कि यह उसका अपना स्टाइल है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
एन कहती है कि तुम्हें हर दिन मेरी बासी खबरें सुननी पड़ती हैं, तुम्हें मेरी बातें नाली के पानी के समान नीरस लगती होंगी, परंतु उसकी दशा भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन उसे मम्मी व मिसेज वांडन के बचपन की कहानियां सुनने को मिलती है। उनके बाद दसैल अपने किस्से सुनाते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उसकी 5 लाइन पता होती हैं। अनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया या ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। हमें उनकी तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उनकी खुशी में खुशी होती है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। कुछ लोग इन कष्ट पीड़ितों की सहायता करते हैं। वे नकली पहचान पत्र बनाते हैं तथा युवाओं के लिए काम खोजते हैं। ये लोग जान पर खेलकर दूसरों की मदद करते हैं। एन कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोथकेस्टीन के भाषण के बारे में लिखती है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के 350 विमानों ने 550 टन गोला बारूद बरसाया था तो उनका घर घास की पत्तियों की तरह कांप रहा था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकते। सब भूखे हैं। एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों व जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या फिर उन पर कोई न कोई आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज देते हैं। इन बताती है कि 11 अप्रैल शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी शुरू हो गई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया। वह उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना भी बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। एन बताती है कि आज वह 15 वर्ष की हो गई है। उसे पुस्तकें, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कॉपियां आदि अनेक उपहार मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं। वह बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में आए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए हैं। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आजादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं। वह कहती है कि इन मूर्खों को यह पता नहीं कि यदि कैबिनेट ने जर्मनी के साथ संधि कर हस्ताक्षर कर लिए तो हॉलैंड जर्मनी बन जाता। जर्मन और ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मनी है वो आक्रांता है। एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खर समझते हैं। मिसेज वांडान और डसेल जैसे जड़बुद्ध उस पर हमेशा ही आरोप लगाते रहते हैं। मिसेज वांडान उसे अक्खर समझती है क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक दिखाती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता। वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश करती है। वह पीटर के बारे में बताती है कि पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है। वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक और खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती है। उन्होंने कभी झगड़ा न करने का वायदा किया। वह शांति प्रिय, सहनशील, बेहद सहज, आत्मीय व्यक्ति है। वह इनकी गलत बातों को सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए और अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वे दोनों भविष्य, वर्तमान व अतीत की बातें करते हैं। अनेक जो एन है काफी दिनों से बाहर नहीं निकली। अब वह प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसे चांद देखने की इच्छा हुई, परंतु चांदनी अधिक होने के कारण वह खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर तेज हवाओं व बादलों की लुका छिपी को देखा। यह अवसर 1.5 साल बाद मिला।
प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखकर उन्हें शांति व आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है और यह उन्हें विनम्रता प्रदान करती है। इन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में भी बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता के अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया। औरतें इस स्थिति को बेवकूफी के कारण सहन करती रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी हैं। कई देशों में उनको बराबरी का हक दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं। औरतों को भी पुरुषों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर को तकलीफ, पीड़ा, बीमारी व यातना से गुजरना पड़ता है। उससे कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहती है। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षण समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिकों से ज्यादा मेहनत करती है। उसका मतलब यह नहीं है कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दें। प्रकृति यह कार्य चाहती है और उसे यह कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों की भर्त्सना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेखिका कहती है कि पुरुषों को यह बात ही सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला न सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। इनका विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करने ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। इस पाठ का सारांश यहीं समाप्त होता है। जो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो दिए गए हैं, वो आपने लर्न करने हैं और याद करके कॉपी पर लिखने हैं।